नमस्कार, द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र साथी हमदर्द मुकेश कुमार। दोस्तों, किसी भी नेता या किसी व्यक्ति का राष्ट्र के प्रति क्या योगदान रहा है, उसने अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए क्या कुछ किया है, इसको कई कसौटियों पर कसकर परखा जा सकता है। पहली कसौटी तो ये होती है कि जिन सिद्धांतों और आदर्शों को लेकर वो चला था, उस पर वो कितना टिका रहा, कितनी दृढ़ता के साथ उसने टिकते हुए उस पर काम किया, उनको आगे बढ़ाया। दूसरी कसौटी ये है कि जो भी जिम्मेदारी उसे अपने इस जीवन यात्रा में मिली, उसको उसने कितने अच्छे ढंग से निभाया या नहीं निभाया, और उससे देश को क्या लाभ हुआ। और तीसरा और अंतिम जो मानदंड होता है, कसौटी होती है, वो ये होती है कि वो अपनी मृत्यु के बाद अपने पीछे किस तरह की विरासत छोड़ गया है, किस तरह की परंपरा छोड़ गया है, और वो कैसे आगे बढ़ सकती है। आज रामविलास पासवान हमारे साथ नहीं है। इस दुनिया से वो कल विदा हो लिए थे। एक दलित नेता के रूप में उनकी लंबी पहचान रही है। वो अपने आप को दलित नेता के रूप में प्रचारित करते रहे हैं। दलित नेता के रूप में ही वो अपनी राजनीति को आगे बढ़ाते रहे हैं। लगभग 3 दशकों तक वो राजनीति के केंद्र में रहे, सत्ता की राजनीति के केंद्र में रहे। लगातार कई प्रधानमंत्रियों के साथ उन्होंने काम किया, कई मंत्रालयों की जिम्मेदारी उन्होंने निभाई। और जाहिर है कि इतने लंबे समय तक कोई नेता अगर सत्ता की ही राजनीति ही क्यों ना हो, उसमें अगर अपने आप को केंद्र में बनाए रखता है, अपने को रेलिवेंट बनाए रखता है, प्रासंगिक बनाए रखता है, अपने महत्व को कायम रखता है, और इस हद तक कायम रखता है कि हर सरकार को उनकी ज़रूरत महसूस हो उसकी, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। ये रिमार्केबल अचीवमेंट है जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, भुलाया नहीं जा सकता। और ख़ास तौर पर इसलिए कि वो व्यक्ति अगर एक ऐसे समुदाय से आया है, ऐसी जाति से आया है जिसे इस समाज में बिल्कुल हाशिए के बाहर फेंका हुआ है, जो बहुत कमज़ोर है, सामाजिक रूप से बहुत पिछड़ी हुई है, उसके साथ तरह तरह से भेदभाव होते हैं, और उन जातियों से निकलकर आगे बढ़ पाना लगभग असंभव होता है। क्योंकि जो सवर्ण जातियाँ होती हैं, जो अपर कास्ट और अपर क्लास होता है, वो इनके लिए कभी दरवाजे नहीं खोलती हैं, उसे बहुत मशक्क़त करके ये दरवाजे खुलवाने पड़ते हैं। तो रामविलास पासवान ने न केवल दरवाजे खुलवाए, बल्कि उसके सबसे मुख्य कक्ष में जाकर बैठे और लंबे समय तक धमक के साथ, चमक के साथ बैठे। तो इस लिहाज से ये उनकी बहुत बड़ी उपलब्धि कही जाएगी, एक दलित नेता की इस स्तर तक कामयाबी, एक राजनीतिक कौशल के साथ उन्होंने जो किया। हालांकि इसका दूसरा पक्ष ये है कि इसे आप राजनीतिक अवसरवाद भी कह सकते हैं कि उन्होंने अपने सिद्धांतों, अपने आदर्शों को दरकिनार करते हुए केवल सत्ता में बने रहने के लिए तरह तरह के समझौते किए, तरह तरह की सौदेबाजियां की, और किसी भी तरह से हर सरकार में वो मंत्री बने रहने में ही अपनी भलाई समझते रहे। उसी को उन्होंने अपना राजनीतिक उद्देश्य बना लिया। तो ये 2 चीज़ें हैं जो रामविलास पासवान के पूरे व्यक्तित्व को, उनके राजनीति को और उनके राजनीतिक एजेंडे को व्याख्यायित करती हैं। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि उन्होंने अपना राजनीतिक सफ़र किस तरह से शुरू किया था, और ये पहली कसौटी है। पहली कसौटी ये है कि वो दलित नेता के रूप में अपनी पहचान स्थापित कर रहे थे, दलित नेता के रूप में उभरे थे और अपनी दलित राजनीति का दम भरते थे। उन्होंने अपने पूरे जीवन पर्यंत कहा कि वो दलित नेता हैं, दलितों के लिए काम करते हैं। उन्होंने अपने घर में एक तस्वीर, पोस्टर लगा रखा था जिसमें लिखा हुआ था कि मैं उस घर में चिराग जलाने चला हूँ जहाँ पर सदियों से अंधेरा है। तो ये उनके सिद्धांत थे। दलितों के लिए वो काम करना चाहते थे, पिछड़ों के लिए काम करना चाहते थे, वंचितों के लिए काम करना चाहते थे। और साथ में चूंकि वो समाजवादी आंदोलन का दौर था, जयप्रकाश लोहिया का दौर था, तो उस समय उन्हें वो समाजवादी आदर्शों के साथ भी जुड़े थे, जिनमें एक जो बराबरी का होना चाहिए विभिन्न जातियों के बीच में, सामाजिक न्याय होना चाहिए, आर्थिक न्याय होना चाहिए, और साथ ही ये भी होना चाहिए कि उन्हें सत्ता में समान हिस्सेदारी मिले।
तो सामाजिक न्याय की भी बात इससे जुड़ी हुई है। तो ये सारे सिद्धांत आदर्श थे जब राजनीतिक यात्रा रामविलास पासवान ने शुरू की थी। लेकिन शुरुआत के कुछ वर्षों के बाद हम पाते हैं कि रामविलास पासवान अपने इन आदर्शों और इन सिद्धांतों की बात तो जरूर करते रहे, लेकिन उस पर उन्होंने कोई ठोस काम नहीं किया। दलितों के उत्थान के लिए, दलितों के को और आगे लाने के लिए, दलितों को सामाजिक न्याय मिले, उनसे भेदभाव दूर हो, इसके लिए उन्होंने कोई ठोस प्रयास किए हो, आंदोलन किया हो, अभियान चलाया हो, सड़क पर उतरे हो, ऐसा कोई भी उदाहरण हमें देखने को नहीं मिलता है। वो एक राजनीतिक स्तर पर अपनी राजनीति को मजबूत करने के लिए, खासतौर से बिहार के कुछ इलाकों में एक संगठन बनाकर अपने लिए वो राजनीति भले करते रहे हों, लेकिन दलित समुदाय के लिए उन्होंने कोई बड़ी राजनीति की हो, इसका उदाहरण नहीं मिलता। बल्कि जब कभी भी दलितों पर अत्याचार होते थे, उनके साथ भेदभाव होता था, बड़े बड़े मामले सामने आए और अपेक्षा की जाती थी कि रामविलास पासवान ऐसे मौके पर मुखर होंगे, वो उनके साथ खड़े होंगे, उनसे मिलेंगे जुलेंगे, सड़कों पर उतरेंगे। नहीं, रामविलास पासवान ने ऐसा कभी नहीं किया, इस स्तर तक वो कभी नहीं गए। वो अपनी जो सत्ता की चौहद्दी है उसके अंदर ही विराजमान रहे, वहीं से उन्होंने कुछ बयान दिए, वहीं से उन्होंने अपनी जो पक्षधरता है प्रकट की, लेकिन जो आंदोलन में हिस्सेदारी करके दलितों की हौसला अफजाई कर सकते थे, उनकी साथ आगे बढ़ सकते थे, वो उन्होंने कभी नहीं किया। तो इस लिहाज से देखा जाए तो उन्होंने दलितों के साथ एक धोखा किया। दलितों का नाम लेकर वो राजनीति करते रहे, लेकिन दलितों को लिए उन्होंने कोई ठोस काम नहीं किया। हो सकता है मंत्री पद पर रहते हुए उन्होंने चंद दलितों को नौकरियां भी दी हों, कुछ लोगों को मदद भी पहुंचाई हो, लेकिन ये जो छिटपुट मदद है उससे दलितों का उद्धार होने से रहा। दलितों की जिंदगी में एक जो क्रांतिकारी परिवर्तन की जरूरत है, जो युगांतकारी परिवर्तन की जरूरत है, वो लाने में उन्होंने कोई भूमिका नहीं निभाई। अब आप देखिए, ये मान सकते हैं हम कि वो किसी बड़े दल से नहीं जुड़े थे, किसी बड़े संगठन से नहीं जुड़े थे, जैसा कि बाबू जगजीवन राम कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए थे, या भारतीय जनता पार्टी के कई दलित नेता, बंगारू लक्ष्मण को ले लें आप, चाहे मौजूदा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को ले लें, ये बड़ी पार्टियों की सीढ़ियां लगाकर ऊपर चढ़े थे। रामविलास पासवान अपने दम पर पूरी राजनीति कर रहे थे, और अपने दम पर राजनीति करना, इस राजनीति का जो पूरा समीकरण है उसमें आसान काम नहीं है, क्योंकि हर तरफ से दबाव है। ये धन से चलने वाली राजनीति है, और किसी दलित नेता को कोई भला क्यों धन देगा। तो ये एक बड़ी चुनौती है। फिर सवर्ण की जो का वर्चस्व है राजनीति में, सवर्णों का, अपर कास्ट का, अपर क्लास का, वो भी उनको आगे आने से देने से रहा। तो ऐसी सूरत में अपने संगठन के बल पर, अपनी राजनीति के बल पर आगे बढ़े रहना और बने रहना, ये एक बहुत रिमार्केबल चीज थी उनके अंदर, कि उन्होंने इस तरह से अपनी राजनीति को आगे, अपने को रेलिवेंट बनाए रखा, अपने को सत्ता के केंद्र में बनाए रखा, ये माना जा सकता है। लेकिन ये जो उन्होंने हासिल किया उसका कोई लाभ दलितों को मिला हो, ऐसा नहीं दिखता है। मायावती को आप मान सकते हैं कि वो भी किसी बड़े दल से नहीं जुड़ी थी, लेकिन वो एक आंदोलन जो पहले से काशीराम ने खड़ा किया था उसमें लाई गई थी, उसमें रोपी गई थी, और उसका फायदा लिया उन्होंने, और उन्होंने थोड़ा बहुत बढ़ाया भी। लेकिन वो उनका स्टेचर रामविलास पासवान जैसा फिर भी नहीं हुआ। हालांकि वो उत्तर प्रदेश की कई बार मुख्यमंत्री रही और उनके पास भी ताकत जबरदस्त रही, लेकिन वो उससे ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाई। रामविलास पासवान इस मामले में बड़े कद के नेता माने जाते हैं। तो बड़े कद के होने के बावजूद बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसा पेड़ खजूर, तो खजूर के पेड़ की तरह पासवान बड़े हुए, लेकिन उनके नीचे कोई पौधे पनप नहीं पाए, उन्होंने किसी को छाया नहीं दी। इसलिए इस लिहाज से उनको माना जाएगा कि वो असफल रहे। फिर अगर आप राष्ट्र और समाज के प्रति योगदान देखें तो वो भी कोई बहुत उल्लेखनीय नहीं दिखता है। ठीक है, वो इतने लंबे समय तक सांसद थे, इतने लंबे समय तक मंत्री थे, लेकिन ऐसी अचीवमेंट सिवाय इसके कि वो वीपी सिंह की सरकार में
समाज कल्याण मंत्री थे और इसलिए जो मंडल आयोग की सिफारिशें थी उनको लागू करने की जिम्मेदारी उन्होंने निभाई। उस जो चैलेंजिंग उस समय सिचुएशन थी उसमें वही उनके जीवन का शायद चरमोत्कर्ष भी था उपलब्धियों का। बाद में तो वो किसी तरह से एडजस्ट करते रहे, मंत्रिमंडल में होते रहे, शामिल होते रहे बस। और कुछ और सिद्धांतों की बात करें तो समाजवादी सिद्धांतों को उन्होंने पूरी तरह से तिलांजलि दे दी। वो 1991 के बाद जिस तरह की आर्थिक नीतियां देश में लाई गई जो समाजवाद के विरोधी थी, कभी उन्होंने उनका विरोध नहीं किया। वो उन्होंने उसको स्वीकार कर लिया और बल्कि उनका समर्थन करते रहे। और हाल में तो जब किसानों के खिलाफ ये 3 बिल आए, लेबर मजदूरों के खिलाफ जो बिल आए, उन सब के समर्थन में वो खड़े थे पुरजोर ढंग से। उन्होंने उनका विरोध नहीं किया, उन्हें सही और जायज ठहराते रहे। तो अपने को सत्ता में बने रहने के लिए उन्होंने इस मोर्चे पर भी समझौता किया। और एक और मोर्चा था जिस पर समझौता किया, वो थी धर्मनिरपेक्षता। लंबे समय तक वो धर्मनिरपेक्षता के लंबरदार बने रहे, उसकी पुरजोर वकालत करते रहे। उन्होंने बल्कि एक बार गुजरात के मसले को लेकर इस्तीफा भी दिया मंत्रिमंडल से। लेकिन अगर आप देखें तो अंत तक आते आते वो पूरी तरह से उस सांप्रदायिक शक्ति और राजनीति के हिस्सा बन गए। उसको मजबूती प्रदान करने लगे अपने वोट बैंक के जरिए, अपनी राजनीति के जरिए और उस राजनीति में खुद शामिल होकर। तो वो खुद उस सरकार में शामिल थे जिस सरकार के मुखिया के खिलाफ कभी उन्होंने बहुत कुछ कहा था और अब उन्हें इससे कोई परहेज नहीं था। तो इस मामले में भी वो अपने उससे ईमान से कहना चाहिए डिग गए थे। तीसरी बात यह है कि उन्होंने क्या विरासत छोड़ी। तो विरासत उनकी क्या है? दलित राजनीति की कोई विरासत नहीं है। उनकी विरासत है अब चिराग पासवान संभालेंगे, जो कि एक संगठन है, राजनीतिक संगठन है। वो बीजेपी के साथ हाथ मिला रहे हैं, उनकी तारीफ कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहे हैं, जो कि पूरी तरह से एक ऐसी पार्टी मानी जाती है जो दलित विरोधी है, ब्राह्मण बनियों की पार्टी है, सवर्णों की पार्टी है और जो जाति व्यवस्था और जाति के आधार पर होने वाले भेदभाव को एक तरह से सही मानती है, उसको कहीं विरोध करते हुए, उसके खिलाफ आंदोलन करते हुए नहीं देखी जाती है। तो अब वो उस राजनीति की, जिसे मनुवादी राजनीति कहते हैं, उसके साथ जाकर खड़े हो गए, उसके साथ कदम ताल कर रहे हैं, ताल से ताल मिला रहे हैं। तो ऐसे में जो लीगेसी है रामविलास पासवान की, वो कोई दलित समर्थक लीगेसी नहीं है, दलित विरोधी राजनीति की लीगेसी है। और इस मामले में रामविलास पासवान एक बार फिर से फेल हुए हैं। एक बार फिर से उन्होंने दलित समाज के खिलाफ, कहना चाहिए कि उनको धोखा दिया है, उनके साथ छल किया है। तो रामविलास पासवान एक बड़े कद के नेता मंत्री रहे होंगे, लेकिन उन्होंने बहुत सारे समझौते किए, बहुत सारे अवसरवादिता दिखाई और अंत में जिस राजनीति को लेकर वो चले थे उसी राजनीति के साथ धोखा कर बैठे। तो कुल मिलाकर रामविलास पासवान दलितों की राजनीति के, दलितों के रोल मॉडल नहीं हो सकते हैं। ये है लब्बो लेवा मेरी बातचीत का। उम्मीद है कि आज की बातचीत आपको पसंद आएगी। ये वीडियो पसंद आएगा, आप इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और जिन्होंने अभी तक सत्यहिंदी.com को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब करेंगे। अब मुझे अनुमति दीजिए, मैं फिर हाजिर होऊंगा एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।